हेलो तक्षिलाइट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है। रिसेंट के 7-8 महीनों में आपने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत सुना होगा। ये न्यूज़ की हेडलाइंस भी पढ़ी होंगी कि अभी रिसेंटली आया था कि इन्फ्लेशन जो है वो 11 मंथ लो पे पहुंच चुकी है 5.8% पे। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की बात होती है। अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है तो उसमें भी इन्फ्लेशन का बहुत रोल रहता है। और इसके अलावा अगर आपके पेपर की बात करें, पेपर 2 CAPF की, तो उसमें भी इन्फ्लेशन का टॉपिक आया था लास्ट ईयर। तो अब इन्फ्लेशन की जब हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मतलब आसान शब्दों में अगर इसको समझे तो इन्फ्लेशन जैसा कि आप जानते हैं महंगाई। बट इन्फ्लेशन क्या उतनी सिंपल है? मतलब जैसे हमको दिखती है कि कोई चीज़ महंगी होगी, हम उसको खरीद नहीं रहे हैं, तो क्या उसके कॉजेज रहते हैं? ठीक है, क्या उसके सॉल्यूशन है? किस तरह से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है? ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इन्फ्लेशन एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो कि आपके पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन की अगर सीधे शब्दों में बात करें तो ये है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में राइज होता है। ठीक है, कि जैसे मान लो आलू हैं, आलू अगर 20 रुपए किलो बिक रहे हैं तो किसी सीजन में जब आलू 40 रुपए किलो हो जाएंगे, या अगर प्याज का ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो प्याज किसी सीजन में 100-150 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाता है, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि प्याज बहुत महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो अगर बात करें हम इन्फ्लेशन की, तो दो टाइप की इन्फ्लेशन जनरली हम बात करते हैं। एक होती है आपकी डिमांड पुश, जो डिमांड के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरी है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है आपकी कि जब डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, सप्लाई कांस्टेंट है, या सप्लाई उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की अभी रिसेंटली बात करें कि इन्फ्लेशन कहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा था। ठीक है, तो श्रीलंका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मतलब बोझ लगने लगा था, कि प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और जो फ्यूल भी है तो उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइसेस राइज हो गए थे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है कि जैसे मान लो अगर आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जैसे कि मान लो किसी वेजिटेबल का सीजन है। ठीक है। अब मान लो कि जब सीजन है किसी वेजिटेबल का, तो उस सीजन के टाइम पे वो वेजिटेबल होती है 20 या 30 रुपए के किलो के आसपास। जब उस वेजिटेबल का सीजन चला जाएगा तो वही उसी वेजिटेबल की कॉस्ट हो जाती है मार्केट में 60 से 70 रुपए। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब सीजन होता है वेजिटेबल का तो उसकी सप्लाई ठीक ठाक होती है, तो सप्लाई भी ठीक ठाक होती है। अल्टीमेटली डिमांड अगर ज़्यादा भी है तो सप्लाई जो है वो मतलब उसको मैनेज कर लेती है डिमांड को, तो उसके कारण जो उस सब्जी का कॉस्ट होता है ड्यूरिंग सीजन टाइम वो 20-30 रुपए के आसपास होता है। और जब उसका सीजन नहीं होता है तो सप्लाई उतनी होती नहीं है, डिमांड कांस्टेंट तो रहेगी। ठीक है, जिसके कारण उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देखें तो इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो आपका ऑयल है। ठीक है। ऑयल का अगर आपको पता होगा कि ड्यूरिंग जो आपका कोविड का लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो $0 पर बैरल के नीचे चले गए थे। और अगर आज की हम बात करें तो आज की डेट में तेल जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर $0 के मुकाबले कंपैरिजन करें। ठीक है। तो ये क्यों था? क्योंकि कोविड का जब लॉकडाउन लगा था तब डिमांड नहीं थी और प्रोड्यूस ऑयल उतना ही हो रहा था, मशीन्स उतनी ही लगी हुई थी। ठीक है, जिसके कारण उस तेल को स्टोर कर पाना मुश्किल हो जा रहा था उन कंट्रीज के लिए जो तेल प्रोड्यूस कर रही थी। पैरेलली आज की डेट में देखें तो आज की डेट में सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ गया है, तो तेल की डिमांड है। ठीक है, तो तेल कितना निकाला जा रहा है उसके हिसाब से जो डिमांड्स हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसके हिसाब से आज की डेट में तेल का प्राइस डिसाइड किया जा रहा है। तो पैरेलली जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सप्लाई चेन में मिसमैनेजमेंट आई है वो चीज़ भी तेल के प्राइसेस को बढ़ा रहा है। दूसरी टाइप की इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या मतलब है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई आपकी कि जब भी जो प्रोड्यूसर है उसको जो प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगती है उसमें अगर इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। जैसे मान लो कि पनीर का पैकेट है, पनीर का पैकेट अगर आप देखेंगे तो थोड़े टाइम पहले 60 रुपए का होता था, आज की डेट में वो 75-80 रुपीज़ का हो गया होगा। तो अगर
इस पे देखोगे तो क्या इसके रीजंस रहे हैं, तो पैरेलली दो तीन रीजंस जो हैं। सबसे पहली बात कि जो चारा है पशुओं का, ठीक है, वो महंगा हो गया होगा। पैरेलली जो दूध ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो सिंस ऑयल ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दूध जो है वो भी कॉस्टली हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़े होंगे तो मशीन्स को ऑपरेट करना कॉस्टली हुआ होगा, ठीक है। तो जो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है ना, इसके कारण जो मतलब अगर जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स या वेजेस हुए आपके या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, अगर वो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उस कॉस्ट के कारण जो अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस की बात करते हैं कि क्या रीजंस होते हैं जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब डिमांड ज्यादा है किसी चीज की एज कंपेयर टू उसके सप्लाई की, सप्लाई या तो कांस्टेंट है या तो सप्लाई उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से डिमांड में इंक्रीज है, तो उसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में है इसमें दो मेन वेरिएबल्स हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। तो डिमांड कब कब बढ़ेगी, डिमांड आपकी तब बढ़ेगी जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। अब उस पैसे के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। उस पैसे के लोगों के पास पैसा बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि लोगों की सैलरीज बढ़ गई हैं, या गवर्नमेंट ने कोई फिजिकल स्टिमुलस लॉन्च किया था, या सब्सिडीज बढ़ा दी हैं, ठीक है। और अगर आपकी पैरेलली में बात करूं सप्लाई साइड की, तो सप्लाई साइड में सप्लाई गिरेगी कब, सप्लाई गिरेगी तब जब आपकी मान लो कि कोई मतलब डिजास्टर आ गया, डिजास्टर के कारण जो है वो सप्लाई डिसरप्ट होगी, या दूसरी बात यह है कि वॉर वूर चला है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से फेल होगी, ठीक है। या तीसरी चीज ये हो सकती है कि सप्लाई आपकी कांस्टेंट ही है लेकिन डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, या उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है जहां जितनी डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टिमुलस ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल स्टिमुलस के कारण डिमांड बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। एक्सेस लिक्विडिटी का भी वही मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विड मनी, मतलब मनी की जो सप्लाई है मार्केट में काफी ज्यादा है, तो उसके कारण भी डिमांड बढ़ेगी। राइज इन इनकम, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब एक एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे राइज इन इनकम होता है ना, तो लोगों की डाइटरी हैबिट्स में, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि जो प्रोटीन वाली फूड्स होते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। चौथा हो गया मॉनेटरी एक्सपेंशन। मॉनेटरी एक्सपेंशन का क्या मतलब है, मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब है कि गवर्नमेंट या जो आरबीआई है आपका, आरबीआई ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया और जिसके कारण लोगों के पास पैसा ज्यादा गया, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा जाने से डिमांड फिर से बढ़ी। और लास्ट चीज है सब्सिडीज। सब्सिडीज का सीधा साधा एग्जांपल देख सकते हैं हम यूएस में क्या हुआ कि जब कोविड आया, ठीक है, तो जो यूएस की गवर्नमेंट थी उसने काफी ज्यादा सब्सिडीज को रोल आउट किया, ठीक है, उसने काफी ज्यादा सब्सिडीज को रोल आउट किया जिसके कारण लोगों के पास जो सब्सिडीज के कारण जो पैसा बचने लगा, ठीक है, उसके कारण डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आई वहां पे। अगर अभी हम बात करें तो यूएस ने एक लॉ भी लाया है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा लॉ वहां सीनेट ने अभी पास किया है और यूएस गवर्नमेंट लाने जा रही है, ठीक है। उसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात है और बिल्ड बैक बेटर उसका अर्लियर वर्जन था जिसको अभी डाउन साइज करके एक नया प्लान लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की पहले ही बात थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की या जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उस साइड जो कॉस्ट में मतलब इसमें आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, वेजेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, या टैक्सेस में इंक्रीज हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, या क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्रेडिट कॉस्ट से क्या मतलब है कि जो कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर को, ठीक है, अगर वो लोन अगर महंगा हो जा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के देखो पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का कि ये इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, उनको बूस्ट अप करती है, मतलब
प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ठीक है, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ी है तो मार्केट में अच्छी डिमांड है, ठीक है, मार्केट में अच्छी डिमांड है तो प्रोड्यूसर्स को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है, अगर प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा बिकेंगे तो उस स्पेक्यूलेशन के कारण वो ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो एज और चीज़ क्या होगी कि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी, ज़्यादा सामान बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स को होगा, और तीसरी चीज़ अगर ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स को होगा तो उससे जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है इन्वेस्टर्स को वो अच्छे मिलेंगे, जिसके कारण और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक कंट्री में आना स्टार्ट होगी। इसका एक और एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का मैं बताऊं, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा विदड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, वो अपना पैसा लेके विदड्रॉ कर रहे थे। तो उसका रीज़न एक ये था कि यूएसए में इन्फ्लेशन राइज हो रही थी, तो जो इन्वेस्टर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि यूएसए में सिंस इन्फ्लेशन राइज कर रही है तो उनको अच्छे रिटर्न्स यूएसए में मिलेंगे, तो इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया फ्ली कर रहे थे। बिल्कुल सेम लॉजिक है कि इन्फ्लेशन बढ़ी, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ी तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि मार्केट में डिमांड है तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई, अब डिमांड थी तो प्रोडक्शन बढ़ाई तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी तो प्रोड्यूसर्स को मुनाफा हुआ, और एज अ अल्टीमेट मतलब जो चीज़ हुई उससे इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स आना स्टार्ट हुए और उन्होंने और पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आगे आते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स तो सीधे से हैं इन्फ्लेशन के, कि कोई चीज़ महंगी होगी तो रियल इनकम में मतलब रियल इनकम का लॉस हो जाता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जो 100 रुपए की दाल खरीद रहा था, ठीक है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है 10,000 रुपए उसकी इनकम है, पहले जो वो राशन खरीदता था वो खरीदता था 3,000 रुपए का, अब इन्फ्लेशन के कारण उसी राशन की कॉस्ट जो है वो 4,000 रुपये होगी, ठीक है, तो अब उसकी सेविंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। जो पहले 7,000 सेव कर रहा था या 7,000 किसी और एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रहा था, वो अब 6,000 उसके पास बचेगा। अब 6,000 में भी जो बाकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो भी कॉस्टली होंगी, ठीक है, जैसे मान लो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली है, ठीक है, तो जो काम उसका पहले राशन का 3,000 में हो रहा था वो 4,000 में हो रहा है, बाकी एक्टिविटीज के लिए जो 7,000 बच रहा था वो 6,000 बच रहा है, और बाकी एक्टिविटीज में भी मान लो अगर इन्फ्लेशन और सेक्टर में भी रिपल इफेक्ट हो चुका है इन्फ्लेशन का, तो जो काम उसके पहले 7,000 में मतलब सब कुछ करने के बाद कुछ सेविंग्स होती थी, ठीक है, उनमें भी कॉस्ट मतलब इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली सेविंग्स का लॉस होगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है। अब कई जगह क्या होता है कि जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो अपना मतलब एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने क्या करते हैं कि डाइट को कर्टेल कर लेते हैं। डाइट को कर्टेल मतलब क्या है कि प्रोटीन रिच डाइट से नॉर्मल डाइट की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ना इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है कि माल न्यूट्रिशन बढ़ने का खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि लोग इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपनी फूड हैबिट्स एडजस्ट करने के चक्कर में ना प्रोटीन और जो एसेंशियल मतलब विटामिन वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कर्टेल करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्लानिंग प्रोसेस भी डिरेल्स हो जाती है, गवर्नमेंट की तो होगी और साथ में जो कंपनीज हैं वो भी नहीं ऐसे मतलब प्लान कर पाती हैं, क्योंकि वो भी ये देख रही होती हैं कि इन्फ्लेशन किस पॉइंट पे जाके स्टेबल होगी और कितने ईयर्स तक ये इसी तरह इसी फॉर्म में रहेगी, उसका अकॉर्डिंग वो उनको प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्फ्लेशन के दौर में। तीसरी चीज़ है कि इनइक्वालिटी राइज होगी। इनइक्वालिटी क्यों राइज होगी? क्योंकि रियल इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और चौथी चीज़ है कि ओवरऑल इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आगे आते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर आपका एक आता है WPI। वैसे जी ये जो WPI और CPI है ना, ये मेन इंडिकेटर्स है मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करने के। जब भी आपको न्यूज़पेपर में डेटा आएगा, ठीक है, तो वहां पे उसने WPI कोट किया होगा या CPI कोट किया होगा। तो अब WPI है क्या आपका? WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि जब प्रोड्यूसर ने या इंडस्ट्री से पहला बल्क ऑफ, ठीक है, होलसेल गुड्स निकलेगा, ठीक है, होलसेल गुड्स की पहली बल्क सेल जो होगी, वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट टाइम जब वो होलसेल बल्क सेल को जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मतलब आउटपुट पे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे
मेजर किया गया था। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि कोई जूते की फैक्ट्री है, तो जब लास्ट टाइम जो 1000 शूज का जो पैकेट था, ठीक है, हजार शूज का जो एक डब्बा था, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी मान लो 1000 रुपये, इस साल होगी 1500 रुपये, ठीक है। तो जो 500 रुपये का इंक्रीज हुआ ना, ठीक है, वो WPI इन्फ्लेशन में काउंट होगा। अब WPI का डेटा निकालता कौन है? ये निकालता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद सेकंड मेजर इंडिकेटर जो है वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका इन्फ्लेशन को मेजर करता है एट रिटेल लेवल, ठीक है। जो ये रिटेल लेवल की दुकानें होती है ना, यहाँ पे CPI को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स की मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि एक जो कंज्यूमर है, ठीक है, ग्राहक है, वो किस लेवल की इन्फ्लेशन को मैनेज कर रहा है। अब देखो WPI और CPI में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? WPI और CPI में डिफरेंस ये आएगा कि रिटेल तक आते आते मिडिलमैन अपना कितना कमीशन खा रहा है, मिडिलमैन जितना कमीशन खा रहा है ना, ठीक है, वो WPI और CPI के डिफरेंस को बयां करेगा, क्योंकि मिडिलमैन ही लेके जाएगा उसको रिटेलर के पास, ठीक है। तो बीच में आपके मिडिलमैन का मार्जिन कितना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लगे हैं बीच में, WPI के पॉइंट ऑफ सेल से CPI के पॉइंट ऑफ सेल तक, ठीक है। तीसरी चीज है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को काउंट करता है कि प्रोड्यूसर को कितना चेंज इन प्राइस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में काउंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो WPI और CPI ये आपको जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है। और अगर CPI की बात करें तो CPI है आज की डेट में 5.9%, और WPI भी मतलब ये 11 महीने के ना लो पे पहुंचा है, वरना मतलब इन्फ्लेशन काफी हाई थी इंडिया में, 7-8% पे CPI पहुंचा हुआ है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए? तो ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेवारी है ना, ये दी गई है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी आपकी 2016 में, उर्जित पटेल कमेटी हुई थी। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें 6 मेंबर की एक कमेटी होनी चाहिए, 3 व्यक्ति जिसमें RBI के हों, चेयरमैन ऑफ RBI और 2 डिप्टी गवर्नर, और 3 लोग जो हैं वो मतलब गवर्नमेंट अपॉइंट करे, ठीक है। तो इन लोगों का काम क्या है जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं? इनका काम है, देखो, एक तो ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया हुआ है इन्होंने कि 4+-2%, यानी कि 2% से 6% तक ही आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इनका काम क्या है कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मतलब रेपो रेट कब बढ़ाना है कब घटाना है, ठीक है। तो वो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी को, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग को सीरियसली लिया था। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वही चीज है कि इन्फ्लेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना है। अब नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि देखो 2% से नीचे होगी तो आपके इन्वेस्टर्स भागना स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया से, ठीक है, और इन्वेस्टर्स भागना स्टार्ट हो जाएंगे, और पैरेलली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी कोई मोटिवेशन नहीं आएगी 2% से अगर नीचे इन्फ्लेशन होगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट में डिमांड नहीं है तभी इन्फ्लेशन नहीं है, और वो जिसके कारण प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो अल्टीमेटली जॉब लॉसेज होंगे, जॉब लॉसेज होंगे तो उसका रिपल इफेक्ट होगा एक इकोनॉमी में। वहीं पे पैरेलली अगर 6% से ज्यादा होगी इन्फ्लेशन तो कॉमन मैन में मतलब काफी ज्यादा मतलब वो त्राहिमाम वाली सिचुएशन आ जाएगी कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है। लोगों को फिर अपना लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, मिडिल क्लास काफी ज्यादा अफेक्ट होगी, और मतलब इन्फ्लेशन के कारण ना मतलब सबसे ज्यादा जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सफर करते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब काम है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। अब ये मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो 2 चीजें हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI का काम है, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस। अब डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस जो है मॉनेटरी पॉलिसी, देखो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाएगी RBI द्वारा टू कटेल इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का क्या मतलब है कि मार्केट में जो पैसे की लिक्विडिटी है, ठीक है, मार्केट में जो पैसा इन फॉर्म लिक्विड फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है, उसको कम करना है। मतलब लोगों के हाथ में कम से कम पैसा होगा तब जाके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है।
तो उसको कंट्रोल करने के क्या मेथड होते हैं? या तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी, आरबीआई बढ़ाएगा, ठीक है। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है ना, तो लोग क्या है, क्रेडिट कम लेते हैं। क्रेडिट कम मतलब कि जैसे मान लो कि अगर होम लोन 6% है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है होम लोन उठा लेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर होम लोन आपका 10% हो जाता है, तो फिर लोग सोचेंगे कि पैरेलली ये वाइज डिसीजन रहेगा कि एक हम होम लोन ले जिसपे हम 10% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, बदले में क्या हमें मतलब पैरेलली कोई और एसेट है जहां पे हम इन्वेस्ट करके इस चीज से बचा जा सकता है और इससे अच्छे रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। वही केस आपका बॉन्ड प्राइस के साथ है। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, एट लोअर प्राइस, ताकि लोग अट्रैक्ट हों बॉन्ड्स खरीदने के लिए। जब बॉन्ड्स खरीदेंगे तो लोग क्या करेंगे, पैसा आरबीआई को देंगे, ठीक है। पैसा आरबीआई के पास आएगा तो वो आरबीआई इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट से कम कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करनी है आपने कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट जो है मार्केट में कम जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पैरेलली बॉन्ड्स जो जब लो प्राइस पे इशू होते हैं, तो मार्केट से पैसा उठाने का मतलब लिक्विडिटी कम करने का एक बहुत सही तरीका ये भी है। दूसरी चीज है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसमें आपका टैक्सेशन और स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट आ जाएगा। टैक्सेशन में क्या है कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे ना, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो भी कम होगी। अब इसका एक अगर सिंपल सा एग्जांपल बताऊं ना, जब गवर्नमेंट की तरफ पैसा आएगा ना, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ जब भी पैसा आएगा तो लिक्विडिटी मार्केट से कम होगी। जब कंज्यूमर की तरफ या मतलब जब लोगों की तरफ पैसा जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब मेरा ये है कि मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ पैसा आएगा, गवर्नमेंट की तरफ पैसा आएगा तो लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो लोग खरीदेंगे कम, डिमांड नीचे जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज है आपका कि पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिक्रीज। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, ठीक है, लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में। अब नेक्स्ट चीज है कि सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। सप्लाई मैनेजमेंट का मतलब है कि जो सप्लाई चेन है, ठीक है, सप्लाई की को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आपकी इन्फ्लेशन कम हो, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लो कि जो जिस भी चीज की शॉर्टेज है, किसी अगर पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर प्याज के प्राइसेस 150 रुपए चले हुए हैं, तो प्याज के प्राइसेस अगर 150 रुपए चले हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई प्याज की कम है, तो जिस चीज की सप्लाई कम है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करवा दो। तो पहला पॉइंट वही बता रहा है कि इंपोर्ट कमोडिटीज दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। इंपोर्ट करेंगे चीजें, ठीक है, तो लोगों की जितनी डिमांड है अगर वो फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली प्याज का प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज है डिक्रीज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कम किस सेक्टर में ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे? उस सेक्टर में जहां पे शॉर्ट सप्लाई चली हुई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी जैसे देखो रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ है जब, तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलने से क्या है कि व्हीट की सप्लाई, यूक्रेन काफी ज्यादा व्हीट सप्लाई करता था वर्ल्ड को, ठीक है, तो इंडिया भी पैरेलली व्हीट सप्लाई करता है। तो यूक्रेन के ना मतलब यूक्रेन का वॉर के कारण, ठीक है, व्हीट सप्लाई जो थी वो यूरोप और अदर कंट्रीज को कम हो गई। इंडिया से इंपोर्ट करना उन कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया, तो इंडिया काफी बड़े स्केल पे व्हीट को एक्सपोर्ट करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया में आटे की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। जो आटा कभी मतलब 25 रुपए किलो बिकता था वो 30 से 35 रुपए किलो बिकने लगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि व्हीट के एक्सपोर्ट्स को कम किया, ठीक है। तीसरी चीज है यहाँ पे कि होर्डिंग को चेक करें। होर्डिंग इन द सेंस कि लोग क्या करते हैं कि जो मिडल मैन है, ठीक है, आड़ती जो होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज है, ठीक है, उसका जब मतलब सीजन खत्म होने वाला है तो उस टाइम पे काफी ज्यादा होल्ड करते हैं ताकि एक मार्केट में उस चीज की कमी क्रिएट करवाई जाए, ठीक है। जब कमी महसूस होने लगेगी तो अल्टीमेटली क्या है उस चीज के प्राइस राइज कर जाएंगे, और जब प्राइस राइज करेंगे तब ये लोग थोड़ा थोड़ा करके ना मतलब जो चीज होल्ड की है उसको मार्केट में छोड़ना स्टार्ट करेंगे ताकि जो अपने प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो होर्डिंग को रोकना एक बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाना है। और ये होर्डिंग वाला सीन जो है ये आपके ओनियंस के केस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, स्पेशली जो मतलब ये ओनियन वाली बेल्ट है नासिक वाली साइड। और चौथी चीज है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ना
थोड़े टाइम तक उनको पीडीएस के थ्रू सस्ती चीजें दिलवाई जा सकती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है आपका जो ये सरसों का तेल है, ठीक है, या जो भी एडिबल ऑयल जिससे हम खाना बनाते हैं। तो बीच में क्या हुआ था कि जो पाम ऑयल था, ठीक है, पाम ऑयल की जो थी वो इंडोनेशिया और जो मतलब मलेशिया से इंपोर्ट कम हो गए थे, और जिसके कारण क्या हुआ था उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब 250 रुपये पर लीटर तेल बिकना स्टार्ट हो गया था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पीडीएस रूट को चुना था, ठीक है, पीडीएस पे एक सब्सिडाइज रेट पे तेल बेचना स्टार्ट किया था, एडिबल ऑयल, ठीक है। तो ये सब मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को रोकने के। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो इस टाइम पे ना मतलब जो इन्फ्लेशन है वर्ल्ड में उसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला कि जो कोविड टाइम पे गवर्नमेंट्स ने ना मतलब सब्सिडीज दी हैं काफ़ी ज़्यादा, या मतलब लोगों को हेल्प की है, ठीक है। तो जो लोगों को हेल्प की है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, उसके कारण जो है वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और पैरेलली जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसके कारण क्या है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनमें डिस्ट्रप्शन आ चुकी है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं अभी कि जिसके कारण वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि दिस थिंग विल बी वेल अंडर कंट्रोल, ठीक है। और इन्फ्लेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इंसान को इफेक्ट करती है, ठीक है, पर्टिकुलरली दी मिडिल क्लास, ठीक है। और इसके ना रिपल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो लोग एक फिक्स्ड इनकम पे जीते हैं या जिनके पास सेविंग्स कम है या मार्जिन ऑफ सेविंग बहुत कम है जिनका, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि इन्फ्लेशन कैन लीड टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में क्या कि लोग अपनी प्रोटीन रिच डाइट से किसी और डाइट जो मतलब कम पैसे पे अवेलेबल होगी वो डाइट, ठीक है, जैसे मान लो अगर लोग मशरूम खाते हैं तो मशरूम से आलू की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, या एग्स खा रहे हैं तो एग्स की के बजाय मतलब नॉर्मल किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वो माल न्यूट्रिशन क्रिएट कर सकता है। पैरेलली सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अगर लोगों के पास मतलब जो लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि पैसा कम है, ठीक है, तो उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ सकते हैं, लोग आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर सकते हैं या चोरी वगैरह स्टार्ट हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। ये इसके सोशल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के। तो इसको ये वाला एंगल भी देके भी आप पेपर में लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।